Hey everyone, I'm Arju Kushwa and welcome to my podcast. And today's topic is transplantation. Okay, transplantation is the process of taking tissue or organs called graft from one individual and placing them into a different individual. The individual who provide the graft is called the donor and the individual who receive the graft is called either the recipient or the host. Blood transfusion is also a form of transplantation in which whole blood or blood cells from one or more individuals are transferred intravenously into the circulation of another individual. The immune system has evolved as a way of discriminating between self and non self. This discriminating power of the immune system between self and non self is undesirable in the case of tissue or organ transplant from the one individual to another for therapeutic process. Transplantation of tissue or organ from one individual to a genetically non-identical individual invariably leads to rejection called graft rejection. बट यहाँ पे कुछ रेयर केसेस भी हैं जैसे कि कॉर्निया. सो some transplanted tissues however do not stimulate an immune response. For example, a transplanted cornea is rarely rejected because lymphocytes do not circulate into the anterior chamber of the eye. Okay, reason भी हमको पता चल गया है. This site is considered an immunologically privileged site. Another example of privileged tissue is the heart valve. और यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशंस के टाइप्स भी हैं. हम ट्रांसप्लांटेशन को ग्राफ्टिंग भी कह रहे थे तो वैसे ही हम टर्म यूज़ करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज़ ऑटोजेनिक ग्राफ्ट. ओके, और ऑटोग्राफ्ट. ओके, अ ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर ऑन द सेम इंडिविजुअल. हमने सेम इंडिविजुअल की बात करी है. अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है ना, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सेम इंडिविजुअल में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑटोजेनिक ग्राफ्टिंग बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज सिनजेनिक ग्राफ्ट और सिनग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट भी कहते हैं. ओके, अ ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, सिनजेनिक बोलते हैं ना. तो अगर टू जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल में हम अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गया, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिनजेनिक ग्राफ्टिंग बोलते हैं. ओके, और ऐसे मान लो कि आप ह्यूमंस में एग्जांपल हम लेंगे जो कि ट्विंस होते हैं ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है, ट्विंस में अगर ग्राफ्टिंग हो रही है तो हम उसे बोलते हैं सिनजेनिक ग्राफ्ट, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं? टू जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट वन इज एलोजेनिक ग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट. अ ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज. यहाँ पे क्या होगा? स्पीसीज तो सेम है बट जो इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली कैसा है? आइडेंटिकल है. ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज़ है बट जेनेटिकली डिफरेंट होगा बट स्पीसीज सेम होगी. ओके, नेक्स्ट वन इज जीनोजेनिक ग्राफ्ट. इसको हम जीनोग्राफ्ट भी बोलते हैं. अ ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. यहाँ पे जीनोजेनिक यूज़ किया गया है. इसका मतलब है कि अलग अलग स्पीसीज़ में अगर ग्राफ्टिंग हो रही है, एक स्पीसीज़ का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई भी चीज़ ट्रांसप्लांट की जा रही है दूसरी स्पीसीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोजेनिक ग्राफ्ट बोलते हैं. मतलब कि ह्यूमन में अगर मंकी का हार्ट ऐसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी ट्रांसप्लांटेशन जो कि दूसरे इंडिविजुअल मतलब दूसरी स्पीसीज़ में हो रही है उसको हम बोलते हैं जीनोजेनिक ग्राफ्ट. ओके, ऑटोग्राफ्ट एंड सिनग्राफ्ट्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड. ओके, because an allograft is genetically dissimilar to the host and therefore expresses unique antigens. It is often recognized as foreign by the immune system and is therefore rejected. Obviously, xenograft exhibit the greatest genetic and antigen variation causing a vigorously graft rejection response. मतलब xenogenic graft में क्या हो रहा है? हम अलग अलग स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं. अलग अलग स्पीसीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए.
Now we will discuss about allogenic transplantations. ठीक है, द मॉलिक्यूल दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन ऑन एलोग्राफ्ट आर कॉल्ड एलो एंटीजेंस. एलोग्राफ्ट की हमने अभी बात की थी. तो एलोग्राफ्ट क्या थी? सेम स्पीसीज़ की बात हो रही है बट जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. ओके, तो एलोग्राफ्ट तो हमको समझ में आ गया ये होता है. अब क्या हो रहा है, जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं वो टाइम पे, ठीक है, तो जो भी ऑर्गन लिया, मॉलिक्यूल्स हम अभी मान ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने मॉलिक्यूल लिया, जब हमने ट्रांसप्लांट किया दूसरी बॉडी में, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया, तो उसकी बॉडी का जो एंटीबॉडी है ना वो थोड़ा जागृत हो गई, ऐसे हम समझ लो, ठीक है, जागृत हो गई और ना वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पता चल गया ये फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, जेनेटिकली मैच नहीं हो रहा था, ठीक है, वो चीज़, ठीक है, वो ऑर्गन हो गया, पार्टिकल हो गया, एनीथिंग एल्स. ओके, तो उन्होंने तो उसकी जो एंटीबॉडी थी उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको फॉरेन पार्टिकल बोल दिया, ठीक है, जो उसके एलोग्राफ्ट थे, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल है, जो मतलब जो भी हमने ऑर्गन या मॉलिक्यूल्स जो भी बाहर से लिए हैं, दूसरे से लिए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एलो एंटीजन बोला जाएगा. उसको समझ में आ गया, एंटीजन बोलते हैं ना जब फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको बोलते हैं एंटीजन. तो यहाँ पे एलोग्राफ्ट की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया एलो एंटीजन्स. ओके, समझ में आ गया. अब आगे मूव करते हैं. ओके, एलो एंटीजन्स एलिसिट बोथ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. अब क्या हो रहा है, जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर जैसे ही आता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बड़ा ही जल्दी से एक्टिव हो जाता है, मतलब पता चल जाता है उसको कि चलो चलो, मतलब वही वाली बात तो नहीं, गार्ड को पता चल जाता है कि चोर आ गया. तो ऐसे क्या होता है, जो एलो एंटीजन्स जैसे ही बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज हो गए कि एलो एंटीजन्स हैं, तो वैसे ही हमारा जो सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स है ना, जैसे कि बी सेल एंड टी सेल, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, हाईली एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, द एलो एंटीजन्स प्रेजेंट इन एलोग्राफ्ट दैट stimulate adaptive immune response are histocompatibility proteins, okay, encoded by polymorphic genes that differ among individuals. अब बताओ, आपने polymorphic genes के बारे में पढ़ा है? histocompatibility complex हम पहले पढ़ चुके थे. देखो, हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो एक टाइप की प्रोटीन ही होती है, ठीक है, सारी चीज़ प्रोटीन ही होती है ज़्यादा, ठीक है. तो वो क्या होती है, जो पॉलीमॉर्फिक जीन होती है ना हर बॉडी में, मतलब हर इंडिविजुअल में वो अलग अलग होती है. वो जो पॉलीमॉर्फिक जीन के अंदर ना इनकोडेड रहती है हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसे मान लो, ठीक है. तो वो उसके अंदर ना इनकोडेड है. तो वो क्या होता है, जो जैसे हमारा अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हुआ तो हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके पार्ट है, एंटीबॉडी के पार्ट है ना, हम तब से पढ़ ही रहे हैं ना. ठीक है, आपने प्रीवियस वाले अगर लेक्चर सुने होंगे ना तो उसमें मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बताया है. ठीक है, अब आगे मूव करते हैं. ठीक है, द एलो एंटीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट रिएक्शन आर कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. अब क्या हो रहा है, हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी घुस गया है बीच में. ठीक है, अब आप ऐसे मान लो कि एक गार्ड था, तो मतलब उनका जो मैनेजर वगैरह होता होगा ना, तो ऐसे ही मान लो आप एमएससी मॉलिक्यूल को. अब क्या हो रहा है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस और बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो एंटीबॉडी है ना वो और ज़्यादा जागृत हो गई है. ठीक है, तो एलो एंटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शंस के लिए. ठीक है, तो बॉडी में ना अभी चल रही है, पूरा रिकॉग्निशन चल रहा है, उसको भगाएंगे ये बॉडी से, अब ये होगा आगे. ठीक है, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल इज टू प्रेजेंट पेप्टाइड डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन एंटीजन इन अ फॉर्म दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल. There are polymorphic alloantigens other than MHC molecule against which the recipient may mount an immune response. अब क्या हो रहा है, जो MHC molecule है ना वो हमारा जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसको बड़ा ही मतलब एक्टिव कर दे रहा है. ठीक है, अब हम पहचान चुके हैं कि एलो एंटीजेंस है और इसको हमें हमारी बॉडी से भगाना है. इसीलिए होगा क्या, ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है. Most minor histocompatibility antigens are protein that are processed and presented to the host T cell in association with self-MHC molecule on host antigen presenting cell similar to any proteins antigen. अब क्या हो रहा है, जो रिकॉग्निशन हो रहा है ना एलो एंटीजेंस का, उसके भी टाइप्स हैं. तो दो टाइप से रिकॉग्निशन होता है एलो एंटीजेंस का. ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टाइप होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टाइप. अभी हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिकॉग्निशन में होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा डोनर का एमएचसी मॉलिक्यूल था ना वो रेसिपिएंट का मॉलिक्यूल एमएचसी मॉलिक्यूल को पहचान लेता है कि ये भाई हमारे तो खानदान का है नहीं है, ठीक है, हमारे जान पहचान का नहीं है, तो इसे रिजेक्ट कर दो. ठीक है, इसे भगाना ही है, ठीक है, ये चोर है, तो यही है. ठीक है, तो अभी सुनो. ठीक है, इंटैक्ट एमएचसी मॉलिक्यूल डिस्प्लेड बाय donor cell in the graft are recognized by recipient T cell without a need for processing by host APCS. Okay, T cell responses to directly presented allogenic MHC molecule are very strong. In the indirect recognition,
donor allogenic MSC molecule are captured and processed by recipient APCs and peptide derived from the allogenic MSC molecule are presented in association with self MSC molecule. Minor histocompatibility antigens are also presented by host T cell by the indirect pathway. अब ऐसा हो क्यों रहा है? इनडायरेक्ट presentation result in allo recognition by TH cell because allo antigen is acquired by host APCs primarily through the endosomal vesicular pathway and is therefore presented by class 2 MSC molecules. Some antigens of phagocytosed graft cell appear to enter the class 1 MHC pathway of antigen presentation and are indirectly recognized by T cell. This phenomenon is an example of cross presentation of or cross priming. अभी हम टाइप्स देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शंस के क्या क्या पैटर्न्स हैं. ओके, तो सबसे पहला है हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस. ठीक है, देखो एक होता है एक्यूट होता है, एक होता है क्रॉनिक. कोई भी बीमारी को अगर 4 से 6 महीने हो जाते हैं तो हम उसे क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं. ठीक है, अगर कोई एक्यूट होती है तो एक्यूट 1 दिन 2 दिन 6 दिन 2 महीने, तो इसको हम एक्यूट डिजीज़ बोल सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या है? हाइपर एक्यूट है. हाइपर एक्यूट की बात करें तो एक्यूट का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि कोई चीज़ नई है. ठीक है, और हाइपर का मतलब क्या होगा? हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जल्दी. तो मतलब ये मान लो कि बहुत जल्दी ही रिजेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन. इससे ही हमको समझ में आ गया. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. हाइपर एक्यूट रिएक्शंस टिपिकली अकर विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन. अब देखो ये जो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो रहा है, कब रिजेक्शन हो जा रहा है? 24 घंटे में रिजेक्शन हो ही जा रहा है. मान लो कि ट्रांसप्लांटेशन के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मतलब 24 आवर्स में जो रिजेक्शन हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस बोलेंगे. इन दिस केस अ ट्रांसप्लांट इज रिजेक्टेड सो क्विकली दैट द ग्राफ्टेड टिश्यू नेवर बिकम वेस्कुलराइज्ड. मतलब कि इतना जल्दी रिजेक्शन हो गया है कि जो भी हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसमें ब्लड फ्लो भी नहीं हो पाया था. ठीक है, वेस्कुलराइज का मतलब यही है कि ब्लड वेसल्स काम करना भी स्टार्ट नहीं कर पाई थी, या फिर मान लो कि थोड़ा सा काम करना भी हो गई होंगी तो क्लॉटिंग हो गई होगी, एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन हो गई होगी. ठीक है, तो यही है. ठीक है, कि वेस्कुलराइज भी नहीं हो पाई थी. ठीक है, दीज रिएक्शंस आर कॉज्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग होस्ट सीरम एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर एंटीजन फॉर द ग्राफ्ट एंड हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्राफ्ट सच एज किडनी एंड हार्ट. अब हो क्या है कि किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट में ज़्यादातर ऐसा होता ही है. अब मान लो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होगा कि ब्लड में क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं. ठीक है, एंटीजन हुआ क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैचिंग का है नहीं है. ठीक है, मैचिंग का नहीं था वो ऑर्गन. ठीक है, तो क्या होगा? उनको पता चलेगा कि एंटीजन आया है, एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगी और उसको किल करेगी. ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन ऐसे करके हो जाएगा. ठीक है, अब देखो प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज बाइंड टू MSC एंटीजन ऑन द एंडोथीलियल सेल ऑफ द ग्राफ्ट. अब क्या कर रही है? जो रेसिपिएंट था, रेसिपिएंट का जो एंटीबॉडी है जो उसके MSC मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाती है, जो डोनर के MSC मॉलिक्यूल एंटीजन से बाइंड कर जाती है. और क्या होता है उसके बाद में? और रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, बाइंड करने के बाद में क्या होता है? अकोमुलेशन हो जाता है न्यूट्रोफिल्स का. न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं. ठीक है, फिर आगे जाके ऐसे करके ही रिजेक्शन हो जाता है. ठीक है, अब देखो दीज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस एक्टिव द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड रिजल्ट इन अन इंटेंस अकोमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. बोला था ना. द इंस्यूइंग inflammatory reactions cause endothelial damage and obstructing blood clots within the capillaries preventing vascularization of the graft. अब क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो सकता है. अब ऑर्गन्स है ना, जैसे हार्ट, मान लो हार्ट का काम ही है ब्लड पंप करना, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वो जो भी ऑर्गन था वो काम करना बंद हो जाएगा. मतलब वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है क्योंकि वो उसको किल कर देगा. ठीक है ना उसकी. तो ये हमारा था हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस. आई होप आपको समझ में आया होगा. और देखो बहुत देर हो गई है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और ध्यान से सुनो. ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन. एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या है कि इनको थोड़े से हफ्ते लग रहे हैं, कुछ दिन लग रहे हैं समझने में कि भाई
इससे हमारी नहीं बन पा रही है तो इसे अब भगा दो, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे मतलब का नहीं है, तो इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसे ही एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा, ठीक है। एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में होगा क्या, इनको धीरे धीरे समझ में आ रही है, फिर इनकी जो टी सेल्स हैं वो धीरे धीरे काम कर रही हैं, फिर क्या करेंगी, जो हमारा ग्राफ्ट है उसकी पेरेन्काइमल सेल को किल करेंगी, एंडोथीलियल सेल को किल करेंगी धीरे धीरे, ठीक है। Acute graft rejection reaction usually begin in the first few weeks after transplantations. It is mediated by alloreactive T cells and antibodies. Although the patterns of acute graft rejections are divided into cellular mediated by T cells and humoral mediated by antibodies, both typically coexist in an organ undergoing acute rejection. The principal mechanism of acute cellular rejection are inflammation caused by cytokines produced by Th cell and CTL mediated killing of graft parenchymal cell and endothelial cells. Alloantibodies cause acute humoral rejection by binding to alloantigens, mainly MHC molecules, on vascular endothelial cell, causing endothelial injury and intravascular thrombosis that result in graft destruction. The binding of the alloantibodies to the endothelial cell surface triggered local complement activation, which leads to lysis of the cell, रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है, जब इन्होंने पहचान लिया कि हमारा हमारी हमसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट है ये चीज़, तो फिर क्या करते हैं, या तो लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस ऑफ सेल हो जाएगी, ठीक है। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन तो हो ही गया है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, कि ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, उस ऑर्गन को ही ख़राब कर देगा, उसकी सेल्स को ही ख़राब कर देगा, ठीक है, लाइसिस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि बहुत टाइम बाद इनको पता चलेगा, ठीक है। तो क्रॉनिक रिजेक्शन रिएक्शन कैन अकर फ्रॉम मंथ टू ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब इनको बहुत टाइम लग गया समझने में कि ये हमारे काम का बंदा नहीं है, ठीक है। द मैकेनिज्म इंक्लूड बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट रिस्पॉन्स बाय द रेसिपिएंट। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। लास्ट है गया जीनोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। तो जीनोजेनिक के बारे में हमने क्या बोला था, डिफरेंट स्पीसीज़ में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। मान लो ह्यूमन में हम मंकी का या फिर चिंपैंजी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ऐसे एक आध एग्जाम्पल हैं भी। तो अभी हम देखते हैं होगा क्या। अब जीनोजेनिक है, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज़ है। वैसे सेम स्पीसीज़ में ट्रांसप्लांटेशन इतना डिफ़िकल्ट था, तो इसमें तो और ही डिफ़िकल्ट होगा। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन की नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो पहचान लेती हैं कि ये भाई हमारी मैचिंग की एंटीबॉडी तो नहीं है, ये एंटीजन है, तो बहुत ही तेज़ी में ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। मतलब मान लो कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन ना हो, ज़्यादातर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो ही जाता है, ओके। तो है क्या जीनोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, हम एक बार देख लेते हैं, ओके। जीनोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग जीनोजेनिक सेल्स, okay, tissue or organs. This transplantation process has potentially to supplement the limited supply of human material for transplantation. However, xenogenic transplantation present specific immunological problem for recipient. A major immunologic barrier to xenogenic transplantation is the presence of natural antibodies in the human recipient that cause hyperacute rejections. Natural antibodies against xenogenic include hyperacute rejection by the same mechanism as those seen in hyperacute allograft rejections. Even when hyperacute rejection is prevented, xenografts are often damaged by a form of acute vascular rejection that occur within 2 to 3 days of transplantation. This form of rejection has been called delayed xenogenic रिजेक्शन। मतलब 2 से 3 दिन लग रहे हैं तो इसको हम क्या बोले, डिलेड बोल दे रहे हैं, ओके। हाउएवर द मैकेनिज्म ऑफ डिलेड जीनोजेनिक रिजेक्शन आर इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारा जो ट्रांसप्लांटेशन वाला टॉपिक है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक बहुत अच्छा था ये, मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा, और ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपको वैसे भी जानना ही चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, मतलब समझ में आ गया हो अच्छे से और पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, बाय, थैंक यू।